नमस्कार किसान साथियों। धान में पहला खाद कब डालें, कौन सा डालें और किन खादों के साथ मिला के डालें, ये भैया निर्धारित कर देता है आपके आगे चलकर धान का कितना उत्पादन निकलेगा। अगर धान फसल के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई खाद होता है तो वो पहला खाद होता है। अब जो किसान पहले खाद के अंदर सही मात्रा में और संतुलित मात्रा में खादों का सही मिश्रण बना के अपनी फसल को दे देता है जो उनको आवश्यक होता है, वो आगे चलकर अपनी फसल के अंदर से ज़्यादा टिलर्स निकाल रहा होता है, उसकी फसल ज़्यादा हरी भरी होती है, उसकी फसल के अंदर से आगे चलकर ज़्यादा बालियाँ और लंबी बालियाँ होती है, बीमारियों से बची हुई होती है, उत्पादन उन खेतों का सबसे ज़्यादा निकल रहा होता है। अब जो किसान यहाँ पर पहले खाद के टाइम के ऊपर कुछ गलतियाँ कर देती है या फिर कुछ खादों की कमी छोड़ देता है, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी छोड़ देता है, तो वो कमी है ना, वो आखिरी टाइम तक जब आपकी धान की हार्वेस्टिंग हो रखी होती है ना, तब तक वो दिखाई दे रहा होता है। आगे चलकर फिर आपको सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। बस थोड़ा सा खर्च आप पहले खाद के अंदर कर लेते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च जरूर होता है 2-4-500 रुपए का, लेकिन यही 500-700 रुपए आगे चलकर आपके धान के जो उत्पादन है ना उसको 30% तक बढ़ा सकता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे धान का पहला खाद हमें कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, किन किन खादों के साथ मिला के डालना चाहिए और किस तरह से डालना चाहिए। ये सभी जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हो और इसी तरह से आप अपने खेत के अंदर धान में पहली खाद के रूप में ये डोज बनाकर अपने खेतों के अंदर डालते हो, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ भैया, अब की बार आपके धान का जो उत्पादन है वो 30% तक इंक्रीज हो जाएगा और आपकी धान है ना, वो लोग दूर दूर से देखने आएंगे। गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये लिख के ले लो भाई। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है और दूसरे किसान भाई तक शेयर जरूर करना है भाई। तो चलो साथियों, अब अपन बात कर लेते हैं धान का पहला खाद है वो हमें कब डालना चाहिए। ये सीधा सीधा डिपेंड करता है जब आपने धान की बुआई की थी उस टाइम के ऊपर आपने बेसल डोज के अंदर किन किन खादों को डाला था। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जब धान की बुआई की थी उस टाइम के ऊपर बेसल डोज में आपने फॉस्फोरिक खाद कितने डालें और कौन से डालें। अगर आपने डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या टीएसपी जैसे खाद बेसल डोज के अंदर जब कद्दू आपने किया उस टाइम के ऊपर डाल दिए थे या फिर सीधी बिजाई के अंदर आपने इन खादों की पूर्ति कर दी थी तो बहुत अच्छी बात। अगर उस टाइम के ऊपर आप फॉस्फोरिक खाद यानी डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या टीएसपी जैसे खादों को आप उस टाइम पर नहीं दे पाए तो भैया अभी आपके पास एक शानदार मौका है। आप अपने खेतों के अंदर इस टाइम के ऊपर पहला खाद डालने से लगभग 5-7 दिन पहले या फिर जैसे आप धान की बुआई कर ले तो बुआई करने के 5-7-10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर या 15 दिन से पहले पहले फॉस्फोरिक खादों को डाल सकते हो, तब भी आपको इसके पूरे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब बहुत से किसानों के दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा होगा कि भाई जब हम पहला खाद अपन डाल रहे होंगे जब 15, 17, 18, 20, 21 दिन के ऊपर, तो जो हमने डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या फिर टीएसपी जैसे फॉस्फोरिक खाद वो हमने उस टाइम पर नहीं डाले थे, तो इन्हीं खादों के अंदर हम मिलाकर डाल दे तो क्या होगा। तो भाई देखिए, जो खाद हम पहले खाद के रूप में लेंगे ना उनके अंदर कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनके अंदर फॉस्फोरिक खादों को मिलाया नहीं जा सकता। बाकी बहुत से किसान मिला देते हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, उनको उनके नुकसान देखने को मिलते हैं या फिर दोनों खाद जो होते हैं ना उनके पैसे यूं ही जाए जाते हैं, वो कोई काम नहीं आता है। अब दूसरी बात आती है भैया, जब आपने धान की बुआई की थी, बुआई करने के बाद आपने खरपतवारों को नियंत्रित किया या नहीं किया। अगर आपने धान की बुआई करते वक्त प्री इमरजेंट खरपतवारनाशी जैसे कि धान की बुआई करने के लगभग 72 घंटे के अंदर अपन को प्रेटलाकोर पूरे खेत के अंदर डालनी होती, चाहे खाद के अंदर मिलाओ, मिट्टी के अंदर मिलाओ, पूरे खेत के अंदर उसको टपका दो 1 लीटर 1 एकड़ जमीन के अंदर। अगर वो काम आपने किया होगा तो निश्चित तौर पर आपके धान के अंदर किसी भी तरह के खरपतवार उगे नहीं होंगे। अगर फिर भी आपके खेतों के अंदर खरपतवार उगाए या फिर उस टाइम के ऊपर आप प्री इमरजेंट खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं कर पाए तो अभी आपके पास एक शानदार मौका है। अपने खेतों के अंदर आप पोस्ट इमरजेंट खरपतवारनाशी का स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत के अंदर खरपतवार नहीं होने चाहिए। अगर खरपतवार होंगे तो जो भी खाद आप ऊपर से डालोगे, चाहे आपके खेत के अंदर पहले आपने बेसल डोज के अंदर कोई खाद डाला होगा या फिर पहला खाद जो हम डालेंगे, तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना आपकी धान फसल को ना मिलकर वो सीधे खरपतवारों को मिलेगा और आपस में खरपतवार की और धान के पौधों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। जमीन के अंदर पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करने की या फिर आगे निकलने की, ऊपर निकलने की, कौन पहले निकलता है या कौन ज्यादा गबरू होता है। तो ये दो काम आपको धान की पहले खाद से पहले पहले अपने खेतों के अंदर कर लेना है। अब बात आती है भैया धान के अंदर हमें पहली डोज कौन सी देनी है जिससे हमारे खेत के अंदर ज्यादा से ज्यादा टिलर्स निकले, हमारे खेत पूरी तरह से हरा भरा रहे, किसी भी तरह के कोई भी पोषक तत्व की कमी ना रहे, हमारी फसल का उत्पादन आगे चलकर अच्छा निकले। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी भैया यूरिया की।
अगर आपने बेसल डोज के अंदर यूरिया डाला था या फिर आपने बुआई करने के लगभग 8वें 10वें दिन 12वें दिन के ऊपर आपने यूरिया डाला है, तो अभी पहला जो खाद अपन दे रहे हैं 17 18 20 दिन के ऊपर, तो उसके अंदर आपको लगभग 30 किलो यूरिया लेना है। अगर आप पहले से एक भी दाना यूरिया नहीं डाल पाए हो, ना बेसल डोज में आपने डाला है, ना ही आपने 7 8 10 दिन के ऊपर डाला है, तो पूरा एक बैग जो लगभग 45 किलो का आता है ना, वो आपको यूरिया का ले लेना। अब यूरिया तो हमने ले लिया भाई, अब यूरिया के साथ हमें दूसरे कौन से खादों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने बेसल डोज के अंदर पोटास है वो आप डाल चुके हो पहले, तो बहुत अच्छी बात है। अगर पोटास उस टाइम के ऊपर आप नहीं डाल पाए हो, म्यूरेट ऑफ पोटास, तो इस टाइम के ऊपर भी आप पोटास जैसे खादों की पूर्ति कर सकते हो। तो आप 20 25 30 किलो पोटास भी इसके अंदर ले सकते हो। फिर बात आती है इसके अंदर दूसरे ऐसे पोषक तत्वों की या ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की जिनकी हमारी फसल के अंदर आवश्यकता बहुत थोड़ी होती है। अगर ये थोड़ी आवश्यकता हमने टाइम के ऊपर पूरी नहीं की, तो हमारी फसल का जो उत्पादन आगे चलकर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर आता है भैया जिंक सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, जिंक सल्फेट की जो आवश्यकता है ना, हमारी धान फसल के अंदर निहायत ही जरूर होती है। और हमारे देश के लगभग 90% खेतों के अंदर जिंक सल्फेट है उसकी कमी पाई जाती है। चाहे आप धान की बुआई कर रहे हो या फिर कोई किसी दूसरी फसल की बुआई कर रहे हो, तो आपको इस टाइम के ऊपर जिंक सल्फेट लगभग अगर 21% वाला आप ले रहे हो तो 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है। अगर आप 33% ले रहे हो तो 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है। और ये जिंक सल्फेट आपको निहायत ही जरूर लेना है। अक्सर अपन देख रहे होते हैं ना, हमारी फसल है वो फुटान तो निकाल लेती है, लेकिन फुटान निकालने के बाद ऊपर से जो उनकी पत्तियां है ना, उनके अंदर जंग सा लग जाता है, या फिर हमारी फसल है वो पीली पड़ जाती है। तो उन खेतों के अंदर जिंक सल्फेट की कमी पाई जाती है, जिसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं ना खैरा रोग लग जाना। वो खैरा रोग जिंक की कमी की वजह से होता है। तो जिंक सल्फेट अपन को पहले खाद के अंदर जरूर ले लेना है। दूसरा खाद जिसकी हमें इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमारी फसल को पड़ेगी, वो है भैया मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखिए, किसी भी फसल के अंदर क्लोरोफिल बनाने के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट है वो हमारे खेत के अंदर कम हो गया है, उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो हमारी फसल के अंदर हम कोई भी दूसरे खाद डाल रहे होते हैं ना, उनके रिजल्ट हमें पूरे नहीं मिल रहे होते हैं। और हमारी फसल है ना, वो फिर भी अपनी ग्रोथ को रोक के रखती है और उसके अंदर पीलापन है ना वो जाता ही नहीं है। फिर हम सोचते हैं यार सब कुछ डाल दे, सब कुछ डालने के बावजूद भी हमारी फसल के अंदर हरापन नहीं आ रहा, तो आखिर क्या कमी? तो भैया वो कमी होती है इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की। तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है। तीसरा सबसे जरूरी धान फसल के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व जिसकी एक बार ही अपन को पूर्ति करनी होती है, और वो पहले खाद के ऊपर अगर कर देते हैं तो बहुत बड़ा आगे चलकर हमें इसके रिजल्ट मिल रहे होते हैं, बहुत बड़ा फायदा मिल रहा होता है। वो होता है भैया आयरन, यानी कि फेरस सल्फेट। अक्सर अपन देख रहे होते हैं कि धान फसल की बुआई करने के लगभग 5 7 10 दिन 12 दिन के बाद ना, हमारी धान फसल के जो पौधे हैं ना ऊपर से सफेद सफेद से दिखाई देते हैं। उन पौधों के अंदर हरापन बिल्कुल गायब हो जाता है। और कई बार तो ये भी देख रहे होते हैं कि जिंक सल्फेट भी डाल रहे होते हैं हम, यूरिया भी डाल रहे होते हैं हम, डीएपी वीएपी सब कुछ हम पहले डाल दिया हमने, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे जो धान का पौधा है वो सफेद सफेद दिखाई दे रहा। भैया आखिर वो क्यों? तो वो भाई आयरन की कमी की वजह से होता है। आयरन की कमी के लिए हमें इसी खाद के अंदर लगभग 7 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, जो भी मैं डोज बता रहा हूँ आप लोगों को सभी एकड़ की है, 7 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट है ना वो जरूर ले लेना, इन्हीं खादों के अंदर मिला लेना। अभी 3 4 खादे तो हो चुके हैं, अभी और रुके, थोड़ा सा खर्च और बढ़ा लीजिए। भैया आपको ये जरूर लग रहा होगा यार आप बहुत ज्यादा खाद, भाई ये ज्यादा खाद नहीं है। आप अब की बार अपने किसी एक खेत के अंदर करके देख लेना, 500 700 ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का बस खर्चा आपका बढ़ेगा। आप उस खेत का उत्पादन देखना आगे चलकर, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके 500 700 1000 रुपये जो अभी मैं आपके ज़्यादा करवा रहा हूँ, इनको आपको लगभग 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपके 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये पैसे, और आपका खेत है ना भाई एकदम लस ग्रीन हरा भरा दिखाई देगा, और लोग दूर दूर से देखने आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब इससे आगे इसके अंदर और क्या डालना है? अब इसके अंदर डालना है आपको 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से 80% वाला सल्फर। जी हाँ, ये सल्फर आप इस टाइम के ऊपर डालोगे तो एक तो यूरिया के अंदर जो हम जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट डाल रहे हैं ना, उनसे हमारा यूरिया में पानी बढ़ने वाली समस्या दिखाई देगी। जैसे हम मिलाएंगे तो हमें बहुत जल्दी डालना होगा और पानी बढ़ जाएगा उसका, मतलब बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उस पानी को ये सोख जाएगी जो सल्फर ऊपर से डालेंगे ना। दूसरा, हमारे खेत के अंदर नीचे जड़ों के अंदर बनने वाले जो फंगस होती है उस फंगस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा। 80% वाला जो सल्फर होता है ना, ये एक तरह से फंगिसाइड का भी काम करता है, तो ये भी आपको जरूर ले लेना। एक चीज़ आपको निहायत जरूर इस टाइम के ऊपर और लेनी,
वो आपको लेना भैया, तो क्लोरांट्रानिलिप्रोल जो फर्टेरा के नाम से आती है ना, वो ले सकते हो। दानेदार इंसेक्टिसाइड है, लगभग 3 किलो से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। या फिर आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, वो भी 3 किलो से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। या फिर आप 1 लीटर 20% वाला क्लोरोपायरिफोस है ना, वो इन खादों के अंदर मिला के और सभी चीज़ों को आप अपने खेत के अंदर फेंक के पूरी तरह से बराबर मात्रा के अंदर ऊपर से आपको सिंचाई कर देना है। ये काम करने के लगभग तीसरे, चौथे या 5वें दिन जब आप अपने खेतों के अंदर जाओगे तो आपकी धान की जो फसल है उसके अंदर हरापन आना स्टार्ट हो जाएगा। उनके एक पौधे के अंदर से निकलने वाले टिलर्स हैं वो धीरे धीरे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और आगे लगभग 10 दिनों के अंदर आप देखोगे जब आपकी फसल 30 दिन की अवस्था के अंदर होगी तो उसके अंदर पूरी तरह से सब चीज़ें बदल चुकी होगी। पूरा खेत एकदम लस ग्रीन दिखाई देगा आपको, और जो टिलर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा बन रहे होंगे। आगे चलकर आपका पूरा खेत एकदम कल्लों से भर जाएगा, झूम उठेगा। भैया ये काम आप पहले खाद के रूप में कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।